केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में हमें जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो जितने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर की, तो मैं सारे आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको बता देता हूँ कि कितने किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो हम फ़र्क करते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से, तो अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में डिफरेंस करते हैं, अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दो के बीच में होता है, अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में कर रहे हैं, या फिर हम इसको हम कह रहे हैं किसके बीच में, पैराफिन्स एंड ओलेफिन्स के बीच में। तो ये एक ही बात है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम डिस्टिंग्विश टेस्ट कर रहे हैं असल में जो है वो इथेन और इथीन के बीच में, ये भी बोला जा सकता है, इथेन एंड इथीन के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हम लोग इथेन और इथाइलिन के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि इथाइलिन आपको पता है इथेन को ही कहा जाता है। या ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो रहा है C2H6 एंड C2H4 के साथ, ये भी कहा जा सकता है। या ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो रहा है एक इस कंपाउंड के बीच में और एक जो है वो सेकंड इस कंपाउंड के बीच में। तो इन सब का मतलब एक ही है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हल्की सी भी नॉलेज रखते हो तो आपको पता है इन सब का एक ही मतलब है। सही बात है ना भाई, अलग अलग अंदाज से एक ही बात मैं कर रहा हूँ, ये सब की बात 100% ये बातें एक ही कर रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो एक ही चीज़ को कितने तरीके से हम पुकारते हैं, कितने तरीके से हम बुलाते हैं, जबकि इन सब का मकसद एक ही है। ठीक है, अब ये जो अल्केन और अल्कीन के बीच में जो हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट करना होता है, अब इसके लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट। अब जो अनसैचुरेशन टेस्ट होता है वो पाई बॉन्ड का टेस्ट होता है असल में। ठीक है, अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब कि यहाँ पर हम लोग पाई बॉन्ड को टेस्ट कर रहे होते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट को दो तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक हम लोग करते हैं, फर्स्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, और सेकंड हम लोग जो टेस्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बायर्स टेस्ट, बायर्स टेस्ट। तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे दिए गए हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, जो सैंपल है, उसके अंदर अल्केन है कि अल्कीन है। अब ये दोनों टेस्ट के बारे में याद रखिए। अनसैचुरेशन टेस्ट जो होता है वो जाहिर सी बात है कि जो अल्केन्स होंगे, अल्केन्स हमेशा इसका कैसा टेस्ट देंगे, हमेशा नेगेटिव टेस्ट देंगे, और अल्कीन्स जितने भी होंगे वो क्या देंगे, इसका हमारा पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मतलब यहाँ पर आपको कोई कलर चेंज दिखाई देगा, अल्केन में नहीं देगा, देयर विल बी नो चेंज ऑफ कलर। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है बेटा, ब्रोमीन वाटर कैसे कहते हैं, ब्रोमीन वाटर असल में सिंपल आप याद रखिएगा कि ये ब्राउन कलर का होता है। ये Br2 और H2O का हमारे पास एक मिक्सचर होता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रोमीन वाटर। तो चूँकि मैं जस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर रिएक्शंस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मेन काम की बात बताऊँगा, क्योंकि डिस्टिंग्विश टेस्ट में हम लोग को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एंड प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई अल्केन लेते हैं, व्हेन एवर वी टेक एन अल्केन, और अल्केन का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, मतलब Br2 और H2O, तो क्या होता है, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होता, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन अकर्स। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर है ना, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं नो कलर नो रिएक्शन का मतलब, तो ब्राउन या ब्राउन कलर डज नॉट अपीयर या डज नॉट डिसअपीयर। तो जो ब्राउन कलर होता है क्लोरीन वाटर का, वो उसमें डिसअपीयर नहीं होगा। सही है, लेकिन इसी के बजाय अगर हम ये रिएक्शन करते हैं अल्कीन से, तो सेम यही रिएक्शन जब अल्कीन के साथ परफॉर्म किया जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि जब इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टेस्ट आएगा और जो ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा।
डिस्चार्ज हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा, इससे ये पता लगेगा कि जिसमें ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया ब्रोमीन वाटर का तो वो अल्कीन है असल में, चूँकि 5 बॉन्ड की ब्रेकेज से क्लीवेज से एक रिएक्शन हो गया। सेम यही हम बायर्स टेस्ट भी कर सकते हैं। बायर्स टेस्ट में बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं बायर्स रिएजेंट। इससे हम लोग बायर्स रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो असल में हमारे पास क्या होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर हमारे पास क्या होता है पर्पल। यहाँ पर पर्पल कलर के डिस्चार्ज और नॉट डिस्चार्ज होने की बात होती है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम अल्केन लेते हैं तो अल्केन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से, और इसी तरह से अल्कीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से। अब अल्केन की सिचुएशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो जो पर्पल कलर डिसअपियर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा तो वो डिसअपियर ही नहीं होगा, तो वो वैसे ही सॉल्यूशन में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्कीन की केस में ये रिएक्शन हो जाएगा और इसमें हमारे पास जो इथाइल ग्लाइकोल है तो वो बन जाएगा एक क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन, और जो हमारा ब्राउन वो वायलेट कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा पर्पल कलर। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अल्केन और अल्कीन को टेस्ट करते हैं। इधर आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लें या बायर्स टेस्ट कर लें। अब ये तमाम अल्केन्स और तमाम अल्कीन्स के लिए, अभी इथेन और इथीन के लिए है, प्रोपेन और प्रोपीन के लिए है, ब्यूटेन और ब्यूटेन के लिए, हेक्सेन और हेक्सीन के लिए, किसी के लिए भी। समझ की बात? ठीक है। पर जो सेकंड टेस्ट हम लोग करते हैं उसके अंदर अब हम करते हैं, अब ये अल्कीन और अल्काइन के बीच में टेस्ट होता है। ये एक सेकंड टेस्ट है डिस्टिंग्विश जो हम करते हैं कि अल्कीन और अल्काइन में कैसे फ़र्क करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो फ़र्क है अभी अल्कीन और अल्काइन में नहीं हो सकता, चूँकि मसला ये है कि दोनों अनसैचुरेटेड है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बायर्स टेस्ट ये इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अल्कीन और अल्काइन में करेंगे, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं अल्कीन और अल्काइन में कर रहे हैं, या फिर सेम यही टेस्ट हो रहा है हमारा इथीन और इथाइन में भी कह सकते हैं ना बेटा, इथीन एंड इथाइन में कर रहे हैं, या फिर हम ये टेस्ट कर रहे हैं इथाइलिन एंड एसिटाइलिन में, ये भी कहा जा सकता है। ये फिर हम या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम रिएक्शन हम ये टेस्ट कर रहे हैं C2H4 और C2H2 में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसमें और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसमें, तो सब का मतलब सेम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हम लोग जब ये टेस्ट करते हैं अल्कीन और अल्काइन के बीच में, तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट हमें करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें अब ये जो टेस्ट होगा दिस विल बी एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट। और एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये टेस्ट हमारा जो डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव टेस्ट देता है और ट्रिपल बॉन्ड इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट चूँकि जो अल्काइंस होते हैं इथाइंस होते हैं उनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट दो तरह से हम कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर हम यूज़ कर लें उसके अंदर टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट यस, तो अगर हम या तो एक यूज़ कर लें हम इसके अंदर टोलेंस रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब लूनर कास्टिक का AgNO3 का। अब यहाँ पर अगर हम इसको, अब इस साइड से बात है कि अल्कीन नहीं करेगा रिएक्शन, ये अल्काइन कर लेगा। अगर हम अल्कीन ले लेते हैं पहले C2H4 और इसका रिएक्शन अगर हम टोलेंस रिएजेंट से कराते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट हमें लिखना होगा रिएक्टेंट पर और अमोनिया हमारे किस में आ जाएगा, यहाँ पर एरो के ऊपर। ठीक है, तो ये टोलेंस रिएजेंट बन गया। तो इस पर क्या होगा कि नो रिएक्शन, कोई वाइट पीपीटी अपीयर नहीं होगी, नो वाइट पीपीटी अपीयरेंस। तो वाइट सॉलिड या वाइट सॉलिड बनता है इसमें, तो नो वाइट सॉलिड फॉर्म, इसके अंदर कोई वाइट सॉलिड नहीं होगा। लेकिन ये अगर हम ले लें बेटा क्या, C2H2 इथाइन ले लें और इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं, तो ये रिएक्शन बेटा कर लेगा और एक वाइट सॉलिड अपीयर हो जाएगा। तो वाइट सॉलिड अपीयर्स। एक तो ये तरीका है बेटा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, समझ में आ गई बात सबको।
एक और तरीका हो सकता है इसी एसिडिक कैरेक्टर को टेस्ट करने का, कि हम क्या करें, हम CuCl मतलब क्यूप्रस क्लोराइड हम यूज़ कर लें। सेकंड में CuCl को इस्तेमाल करके, क्यूप्रस क्लोराइड को यूज़ करके भी हम ये काम कर सकते हैं, CuCl को यूज़ करके। अब होगा किस तरह से, हमें अगर अब सेम यही रिएक्शन होगा बेटा, C2H4 है, अगर ये CuCl से रिएक्शन करेगा तो HS में रेड सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, तो CuCl तो इथीन तो कोई भी रेड सॉलिड नहीं बनाएगा, लेकिन अगर हम इथाइन ले लेते हैं और उसका CuCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास रेड सॉलिड फॉर्म हो जाता है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। तो एक ये तरीका होता है। अच्छा, सेम इसी चीज़ से हम लोग एक और चीज़ के बीच, इसी रिएक्शन से एक और चीज़ के भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दो अल्काइंस के बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेम तरीका होगा। तो वो तीसरा टेस्ट है, मीन्स हम कर सकते हैं इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं बेटा, वन अल्काइन, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, और नॉन टर्मिनल अल्काइन जैसे कि मान लेते हैं टू अल्काइन, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे अटैच ना हो ट्रिपल बॉन्ड। तो जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं ना, आप याद रखिएगा कि वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, और नॉन टर्मिनल अल्काइन नेगेटिव टेस्ट देते हैं जो कि नॉन एसिडिक होते हैं। इसी तरह से ये रिएक्शन हम लोग, ये हम किस के बीच फर्क कर सकते हैं, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन में डिफरेंस हो सकता है बेटा, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में। अब देखो समझो ज़रा इसको, अब 1 ब्यूटाइन क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन है, और 2 ब्यूटाइन में हमारे पास ये 2 ब्यूटाइन हो गया। अब इसमें हम कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, 1 ब्यूटाइन का रिएक्शन, अब ये टर्मिनल है, अब इसके रिएक्शन मान लेते हैं कि हम सिल्वर नाइट्रेट से करा लेते हैं अमोनिकल। अब चूंकि ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देगा तो वाइट सॉलिड यहाँ पर बनेगा, लेकिन जो 2 ब्यूटाइन है, दिस इज़ 2 ब्यूटाइन, अब 2 ब्यूटाइन क्या करेगा कि ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट नहीं देगा, तो इसका अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी वाइट सॉलिड अपीयर नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह से सेम ये रिएक्शन हम लोग CuCl से करा के भी देख सकते हैं कि 1 ब्यूटाइन के केस में रेड सॉलिड बनेगा, लेकिन 2 ब्यूटाइन के केस में नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी। क्लियर, ठीक है, सही है। तो 3 डिस्टिंग्विश टेस्ट करा दिए हैं, फोर्थ कराता हूँ। फोर्थ है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनके बीच में। अब हम इसको अलग अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कर सकते हैं, या फिर सेम यही टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड को कंपाउंड बना दें, फॉर्म एल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में, सही है। या फिर हम ये टेस्ट कर रहे हैं मीथानल एंड प्रोपानोन के बीच में, सही है। या फिर ये टेस्ट हम कर रहे हैं इस कंपाउंड के बीच में और इस कंपाउंड के बीच में। समझ में आगे बात हो, किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसीटोन, मिथानल एंड प्रोपानोन, या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए। अब इसका क्या सिंपल एक टेस्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट इसके अंदर हो सकता है, एक आसान सा टेस्ट। तो वो 2 टेस्ट हम इसके अंदर कर सकते हैं। एक टेस्ट हमारे पास क्या कहलाता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। एक तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कहलाता है, जो भी मैंने बताया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसमें यूज़ करते हैं। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है बेटा, याद रखिएगा, एल्डिहाइड जो है इस टेस्ट का हमारे पास कौन सा टेस्ट देगा, ये एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा, और जो कीटोन होंगे ये हमारे पास इसका नेगेटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, और उसके रिएक्शन अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, तब उस सूरत में बस आपको क्या याद रखना है कि इन द एंड आपको सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगी, सिल्वर मेटल इसमें बन जाएगा, तो सिल्वर मिरर अपीयर होगा इसमें, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो जाएगा ये,
चूँकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, चूँकि एल्डिहाइड्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है जबकि कीटोन में मौजूद है, तो वो उसको लेस रिएक्टिव बनाता है कीटोन को। सेम यही अगर हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसीटोन ले लेते हैं सिंपल, और उसके रिएक्शन सेम इसी तरह से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, अब क्या होगा, नो सिल्वर मिरर, कोई सिल्वर मिरर इसके अंदर हमारे पास फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कहलाता है। इसी तरह से हम एक और टेस्ट कर सकते हैं इसके लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे टोलेन एक साइंटिस्ट का नाम है तो फेहलिंग भी एक साइंटिस्ट का नाम है। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, NaOH होता है और इसके साथ इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इन दो चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। तो जब हम फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेंगे तो सेम ये भी यही होगा कि एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट आएगा, एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव आएगा और कीटोन के लिए टेस्ट यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब कैसे होगा कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन हम किससे करेंगे, फेहलिंग सॉल्यूशन से। अब मैं डायरेक्ट FS लिख दे रहा हूँ, मतलब फेहलिंग सॉल्यूशन से। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एक रेडिश ब्राउन PPT अपीयर हो जाएगी, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आप कीटोन ले लें, या कीटोन का और दूसरा कोई कीटोन भी ले सकते हैं और उसका फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर नो रेडिश ब्राउन PPT, कोई भी रेडिश ब्राउन PPT यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर अपीयर नहीं होगी। तो ये दो तरह से आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं, समझ गए। अच्छा, ये सेम यही टेस्ट हम दोहरा सकते हैं, किसके बीच में बेटा समझना है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में। अभी हम नंबर 5 कर लेते हैं। सेम यही बेटा हम दोहरा सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में। अब ये क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है। जितने भी हमारे पास मोनोसैकराइड होते हैं, आपको पता है ना, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ऑल द मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर while all the oligosaccharides and polysaccharides are नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो मोनोसैकराइड होता है वो हमारे पास रिड्यूसिंग होता है और ओलिगोसैकराइड नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो हम ये टेस्ट किसके बीच में कर सकते हैं, हम ये टेस्ट कर सकते हैं ग्लूकोज वर्सेस सक्रोज के बीच में किया जा सकता है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर हो गया और सक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एज पर द रूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ग्लूकोज हमारा पॉजिटिव टेस्ट देगा, सक्रोज नेगेटिव टेस्ट देगा। अब चाहे आप इसके अंदर आप टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट करा लो या फेहलिंग सॉल्यूशन का करा लो, दोनों सूरतों में ग्लूकोज में क्या होगा, सिल्वर मिरर भी फॉर्म करेगा, रेडिश ब्राउन PPT भी बनाएगा, जबकि जो ये आपका सक्रोज है वो ना सिल्वर मिरर की बनाएगा TR की प्रेजेंस में, ना ही फेहलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में वो रेडिश ब्राउन PPT अपीयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टेस्ट हमारे पास होता है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट टेस्ट या लुकास टेस्ट इसको कहा जाता है। ये हमारे पास छठा टेस्ट है, लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट क्या है या लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, तो ये इसमें हम लोग लुकास रिएजेंट यूज़ करते हैं। अब लुकास रिएजेंट आपको पता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। इसमें हमारे पास HCl होता है और साथ में क्या होता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये जो मिक्सचर हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप जानते हैं कि जब भी हम अल्कोहल लेते हैं, व्हेन एवर वी टेक अल्कोहल, और अल्कोहल के रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो यहाँ पर क्या होता है कि H+ होता है, Cl- होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये माइनस और ये प्लस होता है और ये Cl से जाकर हमारे पास मतलब अटैक करता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, RCl बन जाता है और साथ में वाटर लिबरेट होता है। समझिए और से ज़रा। अब ये जो Cl है, हमें पता है कि Cl- हमारे पास क्या, दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। और हमने पढ़ा है कि जब भी अल्कोहल किसी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको पता होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर उस वक्त हमारे पास क्या रहती है कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इस केस में ज़्यादा होती है 2 डिग्री से,
और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से इस सिनेरियो में। और ये जो RCl हमारे पास बन रहा होता है, RCl असल में वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये वाइट PPT की फॉर्मेशन कर रहा होता है, सफ़ेद PPT बना रहा होता है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो लुकास रिएजेंट टेस्ट हम लोग इस लुकास टेस्ट इस्तेमाल इसलिए करते हैं, किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच फ़र्क बताने के लिए लुकास टेस्ट को किया जाता है। अब इसमें अगर हमारे पास 3 डिग्री होगा तो वो फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री स्लो करेगा, 1 डिग्री स्लोएस्ट करेगा। हमारे उसको 3 डिग्री है, जैसे 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल है, 3 डिग्री से हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, ये भी कह सकते हैं इसको 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। ये हमारे पास है। 2 डिग्री में हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये होता है 2 डिग्री, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 प्रोपानॉल कह सकते हैं। जस्ट आज UPSC में देखो स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता है। 1 डिग्री में हम लोग जैसे सिंपल हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, ये प्राइमरी ही होगा, आपको पता है सिंपल। अब 3 डिग्री चूँकि फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा बच्चों, तो क्या होगा कि वाइट PPT जो है ना वो फ़ौरन से अपेयर होगा। तो वाइट PPT अपेयर्स इंस्टेंटली या इमीजिएटली, फ़ौरन से जो है ना वो क्या होगा, ये वाइट PPT अपेयर होगा। जबकि 2 डिग्री में क्या होता है, वाइट PPT अपेयर होगा थोड़ी देर के बाद, वाइट PPT अपेयर्स आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, आफ्टर सम टाइम अपेयर होगा। जबकि इसमें वाइट PPT अपेयर ही नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम लेगा। तो उसमें वाइट PPT जो अपेयर होगा ऑन हीटिंग, वैसे तो अपेयर होगा ही नहीं, लेकिन जब आप हीट करेंगे तो आपको वाइट PPT दिखाई देगा 1 डिग्री के केस में। तो ये हमारे पास कहलाता है बेटा लुकास टेस्ट, जिसमें हम 3 टाइप के अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, नंबर 7 डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयोडोफॉर्म आपको पता है कि कंपाउंड हमारे पास है, इसका फार्मूला होता है CHI3, ये कहलाता है आयोडोफॉर्म। इसके कैसे क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, इसके होते हैं येलो क्रिस्टल्स, येलो रंग के, पीले रंग के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ये आयोडोफॉर्म कहलाता है कंपाउंड ये, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हम लोग किस लिए रिएक्शन के लिए करते हैं, तो ये कौन से पॉजिटिव टेस्ट किस लिए के लिए देता है कि इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करता है किसको, असाइल ग्रुप को, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप, या फिर अगर आपके पास कार्बन OHCH3 मतलब सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप अगर आपके पास होता है, तो इन 2 ग्रुप को क्या करता है बेटा, ये टेस्ट करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये 2 में से कोई भी ग्रुप होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट उसको जो है वो करेगा, वो रिएक्शन देगा या येलो प्रेसिपिटेटी की फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे कि अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं किसी एल्डिहाइड से, मतलब फॉर्म एल्डिहाइड से अगर कराते हैं HC डबल बॉन्ड OH, और एक सेम यही रिएक्शन हम कराते हैं एसिड एल्डिहाइड से। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्म एल्डिहाइड में कोई भी असाइल ग्रुप नहीं है, तो ये जो हमारे पास देगा ये नेगेटिव टेस्ट देगा, और इसमें असाइल ग्रुप दिख रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसी तरह से सेम ये रिएक्शन अगर हम कराते हैं मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से, तो ये ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या देगा हमारा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराएंगे, जैसे ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसके साथ क्या देगा, ये हमारा नेगेटिव टेस्ट देगा। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास 2 तरह के उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ होगा। अब किस तरह से टेस्टिंग होगी देखें। आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आयोडीन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या सम टाइम हम लोग इसमें NaOH से भी रिएक्शन करते हैं। कुछ ग्रुप में सोडियम कार्बोनेट होता है, कुछ में NaOH से रिएक्शन कराते हैं। और इस रिएक्शन से क्या होता है कि चूंकि ये नेगेटिव टेस्ट देने वाला है, तो CHI3 नहीं बनेगा, तो नो येलो क्रिस्टल अपियर, कोई येलो क्रिस्टल इसमें अपियर नहीं होंगे आयोडोफॉर्म, तो नेगेटिव टेस्ट आ गया, ठीक है। और अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, तो सूरत में क्या होगा कि येलो क्रिस्टल बनेंगे, येलो क्रिस्टल्स ऑफ
आयोडो फॉर्म, मतलब CH3 यह फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि उसके अंदर भी क्या होगा कि येलो क्रिस्टल बनेंगे, येलो क्रिस्टल्स ऑफ CH3 फॉर्म्स, आयोडो फॉर्म की येलो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम इसमें कराएंगे ये प्राइमरी जो हमारे पास ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये इसको नहीं करेगा, तो नो येलो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी। तो ये इस तरह से बेटा ये आयोडो फॉर्म टेस्ट कहलाता है जो इन दो के बीच में टेस्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, अगर मैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस लिखता हूँ और ताकि हम MCQs कर सकें कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है ये बताइए, तो मैं बहुत सारे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना कर दिखाता हूँ और उसमें आप उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आप उसमें चेक कीजिए। तो जितने होंगे 10, 15, 20 सवाल होंगे तो देखें। तो मैं एक पेयर बनाऊँगा आपको उसमें बताने के मोर रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो जैसे पहला मैं लिखता हूँ अल्केन एंड अल्कीन, तो इस दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्केन या अल्कीन? अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, दिस इज़ मोर रिएक्टिव। अल्केन इज़ नॉट मोर रिएक्टिव, चूँकि अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं रिएक्शन करता हूँ अल्कीन के अंदर, अब हम बात करते हैं, ठीक है। अल्कीन के अंदर बात करते हैं कि एक अल्कीन हमारे पास है ये 5 कार्बन और ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। एक ये अल्कीन है, एक ये अल्कीन है। अब दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? दोनों डाई अल्कीन्स हैं, फर्स्ट वाला के सेकंड वाला, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फर्स्ट वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकंड वाले से सेकंड वाला नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारा जो है वो आइसोलेटेड अल्कीन है ना, ये दिस इज़ आइसोलेटेड अल्कीन, और ये जो हमारा है दिस इज़ कॉन्जुगेटेड अल्कीन। अब जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन हमारे पास होता है तो उसमें हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, तो ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा फास्ट ये कर सकता, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अगर आ जाए तो आइसोलेटेड अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा बनिस्बत कॉन्जुगेटेड अल्कीन के। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, अल्कीन एंड अल्काइन। अब इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अल्कीन है, अल्काइन नहीं है। तो ये अक्सर बुक में गलत लिखा होता है, अल्काइन को मोर रिएक्टिव कहा जाता है, जबकि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से। चूँकि अल्काइन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो उसका बॉन्ड को टूटना मुश्किल होता है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है डबल बॉन्ड के मुकाबले में। इसी वजह से अल्कीन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा अल्काइन के मुकाबले में, ठीक है, सही है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं आगे। अब अल्काइन के अंदर देखते हैं, ये हमारा एक अल्काइन है और ये हमारा दूसरा अल्काइन है। अब इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्काइन होगा? तो ये हमारा जो है वो टर्मिनल अल्काइन है और ये हमारा नॉन टर्मिनल है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्मिनल के नॉन टर्मिनल? टर्मिनल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमने सीखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक टिक लगी, उसमें क्रॉस होगी, ठीक है। अब हम आते हैं एरोमेटिक की तरफ, अगर हम आते हैं, ठीक है, देख रहे हैं गौर से। अगर मैं लिखता हूँ C6H12 एंड C6H6, मतलब सॉरी इस तरह से ना लिखो, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये हमारे पास एक आ गया साइक्लो अल्कीन और ये हमारे एक आ गया दिस इज बेंजीन। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें से? साइक्लो अल्कीन। ये मोर रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आसान सी बात है, बेंजीन में रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी, जबकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टिव जो है हमारे पास साइक्लो अल्कीन है बनिस्बत बेंजीन के, सही है। अब बेंजीन के अंदर भी हम ये बात कर सकते हैं, बेंजीन की 2 बेंजीन रिंग लेंगे तो उसमें भी हम देख सकते हैं कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, कौन कम रिएक्टिव है। अब जैसे कि मैं अगर बेंजीन ले लेता हूँ एंड और इसके साथ मैं ले लेता हूँ नाइट्रोबेंजीन। अब इनमें आप बताएं ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बेंजीन के नाइट्रोबेंजीन? बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नाइट्रोबेंजीन नहीं होगा। रीज़न क्या है?
चूँकि NO2 ग्रुप जो यहाँ पर हमारे पास है, दिस इज़ डीएक्टिवेटिंग, है ना। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब भी आएगा तो सूरत में हमारे पास जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डाउन करेगा। चूँकि ये EWG है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम होगी इसकी, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का ओल्ड बुक का कॉन्सेप्ट है, न्यू बुक में तो शायद ऑर्थोपैरा मेटा है सिर्फ। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं यहाँ पर बेटा, एक बेंजीन लिखता हूँ मैं, और इसका मुकाबला हम कराते हैं फिनॉल के साथ। अब ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? बिल्कुल सही, फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव हो गया हमारे पास। फिनॉल इसलिए ये कम रिएक्टिव, फिनॉल इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हुआ क्योंकि आपको पता है कि OH हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर है वो दे सकते हैं, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम एक बेंजीन लेते हैं और दूसरा अगर हम ले लेते हैं टॉलुइन, अब इन्हें पूछा जाए कि बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है बेंजीन टॉलुइन में से? टॉलुइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही। चूँकि यहाँ पर फिर से हमारा जो ये EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव रहेगा बेंजीन। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब जो ज़्यादातर जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है वो हमारे एक्टिवेटिंग ही होता है। अच्छा, अब एक और देखो, फिर से मैंने लिया यहाँ पर बेंजीन, बल्कि बेंजीन ना लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ SO3H, सॉरी NH2 ग्रुप ले लूँ वर्सेस, और इसका रिएक्शन बेटा मैं किससे करा दूँ, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से। और दोनों को कंपेयर करो, रिएक्शन नहीं कर रहा, कंपेयर कर रहा। बताओ ज़्यादा रिएक्टिव। अच्छा, ये जो कंपाउंड हमारे पास है, दिस इज़ एनालीन, या तो आप जानते हैं दिस इज़ एनालीन एंड दिस इज़ क्लोरीन। अब इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एनालीन के क्लोरीन? एनालीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये एक्टिवेटिंग है और Cl डीएक्टिवेटिंग है, तो दिस इज टिक, दिस इज क्रॉस। इसी तरह से अगर मैं एक कंपाउंड आपको देता हूँ बेटा, अल्कोहल ROH वर्सेस फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही। फिनॉल थोड़ी ना होगा, फिनॉल में तो रेजोनेंस है। बेंजीन से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिनॉल से तो बहुत कम रिएक्टिव, मतलब इससे तो बहुत कम रिएक्टिव है ये, सही है। तो ये रेजोनेंस इसके अंदर मौजूद है, जबकि ROH में अल्कोक्साइड आइन जो बनता है उसमें रेजोनेंस नहीं होती। यहाँ जो आपका फिनोलेट आइन बनेगा यहाँ रेजोनेंस आएगी, तो ये हमारा लेस रिएक्टिव हो गया और अल्कोहल हमारा मोर रिएक्टिव हो गया। अब इसको डायरेक्ट एक सीरीज़ में नहीं बता सकते, आपको इस तरह से अलग अलग करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है ये रिएक्टिविटी की। डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये इससे ये इससे ये इससे, बहुत कुछ आ सकता है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखो, अगर हम अल्कोहल लेते हैं वर्सेस ईथर, अल्कोहल और ईथर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अल्कोहल या ईथर? अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव, ईथर नहीं है। ईथर में स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से लेस रिएक्टिव होता है ईथर। ईथर रिएक्शन करता है कहाँ? एक ही तो रिएक्शन करता है, ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है बस, बाकी कहाँ करता है? तो अल्कोहल और ईथर के अंदर अल्कोहल मोर रिएक्टिव है। क्लियर है? तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे मैंने रिएक्टिविटी बता दी। अब हम आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तरफ, ठीक है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड वर्सेस एसिटाल्डिहाइड, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मल्डिहाइड के एसिटाल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड होगा, बिल्कुल सही जवाब, चूँकि स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है यहाँ पर तो लेस रिएक्टिव होगा, सही है। अच्छा, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लेते हैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर हम लेते हैं एसीटोन, कीटोन, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड वैसे भी रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि यहाँ तो दो तरफ स्टेरिक एंट्रेंस आ रही है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा बेटा, अगर हम ये काम करें कि एसीटोन ले लें
और उसके साथ अगर हम लोग 2 पेंटानोन ले लें तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एसीटोन या 2 पेंटानोन? एसीटोन होगा, चूँकि स्टेरिक एंट्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो चेन में ज़्यादा कार्बन आएंगे, रिएक्टिविटी डाउन होगी। इसी वजह से हमारा ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया जो एसीटोन है। समझ गए? ठीक है बेटा, आप देखो, आप अगर हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखते हैं HCHH और ये OH वर्सेस कार्बन CH3 और ये हमारा हो गया CH3, अब इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसका आंसर दे ही नहीं सकते आप कभी, ये दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। डिपेंड्स, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करेगा ना भाई। समझ गए ना? अगर रिएक्शन, अब दोनों में ना ये भी मोस्ट रिएक्टिव हो सकता है, ये भी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इन दोनों में से। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर ये रिएक्शन अगर कर रहा है अल्कोहल, मैंने आपको बताया तो अभी कि इलेक्ट्रोफाइल से कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल से कर रहा है। अगर ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है तो सूरत में 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री से। और अगर न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से। तो यहाँ आप आंसर दे नहीं सकते इसका। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि रिएजेंट क्या है। जैसे अगर मैं कहूँगा ना कि अब इसका रिएक्शन अगर मैं कर दे रहा हूँ लुकास रिएजेंट से, इसके रिएक्शन अगर मैं लुकास रिएजेंट से कर दे रहा हूँ, अब क्या होगा? ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन किससे कर रहा है। तो लुकास रिएजेंट से करेगा तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताते तो लाजमी मेंशन करते हैं कि रिएक्शन किससे हो रहा है। नहीं, अल्कोहल के केस में नहीं देखते, क्योंकि बॉन्ड दूसरा, कभी बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, कभी बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये मसला है ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो स्टेरिक एंट्रेंस देखते हैं, ये वाले बॉन्ड में नहीं देखते हैं स्टेरिक एंट्रेंस का ब्रेक हो, फ़र्क है। सही है भाई? अच्छा, बाकी में हम देख रहे होते हैं स्टेरिक एंट्रेंस, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब जैसे अगर हम एक फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं बेटा, और इसका कंपैरिजन हम करते हैं एसिटिक एसिड से। अब ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? फॉर्मिक ज़्यादा रिएक्टिव होगा एसिटिक के मुकाबले में। एसिटिक कम होगा, स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस फिर आ जाएगा एक ही कंपाउंड में रहते हुए। तो बस अल्कोहल के केस में नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन एक ही तरफ से होता है। समझ गए? इसी तरह से बाकी और किसी चीज़ में ले सकते हैं, अमाइड में ले सकते हैं, सेम यही कंडीशन अमाइड में ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा फॉर्म अमाइड आ गया और ये हमारा क्या आ गया बेटा, एसिटामाइड। अब फॉर्म अमाइड और एसिटामाइड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सेम यही बात। अब ये सब में आ सकती है ना, एसिड हैलाइड में भी ये बात आ सकती है, एस्टर के अंदर, सब में यही चीज़ हम लेंगे। ठीक है, तो बस ये इसको याद रखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर इस लिहाज से आप एक बना लें अपनी तरफ से, तो बहुत बड़ा ऑर्डर बन जाएगा इसका, तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। बस इतना आसान नहीं है कि हम एक बार एक लाइन में लिख दें ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ऐसा नहीं कर सकते। जो एक ही कंपाउंड में रहते हुए भी रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंज हो रही होती है अलग अलग कंपाउंड।